नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कानपुर में शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चली और इस घटनाक्रम में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इस घटना को लेकर के विपक्षी दल अब बीजेपी की यूपी सरकार पर हावी है। अखिलेश यादव इस घटना पर यह कह रहे हैं कि योगी सरकार के मुठभेड़ के नाटक के कारण ही यह घटना हुई है। समाजवादी पार्टी ने तो योगी सरकार को रोगी सरकार तक करार दे दिया है, तो फिर वहीं मायावती ने भी इस घटना को शर्मनाक करार दिया है। इस घटना पर प्रियंका गांधी ने इसको भयावह बताया और जंगल राज की जिम्मेदारी तय करने की नसीहत तक दे डाली। लेकिन इस पूरे मामले में अब यूपी पुलिस की प्लानिंग लीक होने और खुफिया तंत्र के कमजोर होने की आशंका को भी अब बल मिला है, क्योंकि जब डीएसपी देवेंद्र मिश्र अपनी टीम के साथ चौबेपुर थाना इलाके के बिकरू गांव में दबिश देने पहुंचे थे तो विकास और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया था। इसके बाद की कहानी आप सबको पता है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मुठभेड़ में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की है। कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने यह कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा असाधारण पेंशन देने की उन्होंने घोषणा भी की है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने आगे यह भी कहा कि मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। जो असलहा छीनकर अपराधी भागे हैं उनमें से कुछ रिकवर भी किया गया है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस में विकास दुबे के जासूस हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि हथियारों का इतना बड़ा जखीरा आखिर गांव में कैसे पहुंच गया था? और इन्हीं सारे सवालों के साथ आज खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो कानपुर की घटना से विपक्ष को योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल चुका है और 8 पुलिसकर्मियों की शहादत पर विपक्षी दल सरकार पर हावी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती इस घटना पर दुख जताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर प्रदेश में आक्रोश का माहौल बन गया। प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां योगी सरकार का घेराव किया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को शर्मनाक बताया। योगी राज में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहां दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। योगी जी आंखें खोलिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सजा दीजिए और जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार से तुरंत मुआवजा और परिवार वालों को हर संभव संरक्षण देने की मांग की। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा कि कानपुर की दुखद घटना में पुलिस के 8 वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की इस सबसे शर्मनाक घटना में सत्ताधारियों और अपराधियों की मिलीभगत का खामियाजा कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा है। अपराधियों को जिंदा पकड़कर वर्तमान सत्ता का भांडाफोड़ होना चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट पर कहा, बदमाशों से लोहा लेने के दौरान पुलिस के 8 जवानों के शहीद होने का दुखद समाचार मिला। ईश्वर दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति, वो पीड़ित परिवार वालों को दुख सहने का संबल प्रदान करे। शहादत को भावभीनी श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें यूपी पुलिस के सीओ, एसओ सहित 8 जवान शहीद हो गए।
यूपी पुलिस की इन शहीद के परिवार वालों के साथ मेरी शोक संवेदनाएं। यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, अपराधी बेखौफ हैं, आम जन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट पर कहा कि कानपुर में शातिर अपराधियों द्वारा एक भिड़ंत में डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत व 7 अन्य के तड़के घायल होने की घटना अति दुखद, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पष्ट है कि यूपी सरकार को खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। इस सनसनीखेज घटना के लिए अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे इसके लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत क्यों ना पड़े। सरकार मृतक पुलिस के परिवार को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी भी दे, बीएसपी की यह मांग है। बहरहाल प्रदेश की इस घटना ने कानून व्यवस्था को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। घटना के बाद से कानपुर में पुलिस महकमा चप्पे चप्पे पर तैनात है। अब देखना होगा कि शातिर कब पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है। तो विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच में सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अब इस पर आगे कार्रवाई कैसे होगी और क्या वाकई में जो सवाल उठ रहे हैं विकास दुबे को लेकर के वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं सीएम योगी ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद क्या कुछ कहा। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। घटना अत्यंत दुखद है।
तो चलिए, आपने मुख्यमंत्री की बात को भी सुन लिया, विपक्ष के क्या आरोप हैं और क्या ट्वीट किए गए हैं ये भी हमने आपको दिखा दिया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल अपने आप में बहुत अहम है कि क्या वाकई में विकास दुबे के जो जासूस हैं वो पुलिस के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उठ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे पास जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। इरफान सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के। इरफान सोलंकी जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर रवीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रवीश शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सोहेल अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के। सोहेल अंसारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले इरफान सोलंकी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि आप लोग तो पूरी तरीके से हमलावर हैं और सीधे तौर पे अखिलेश यादव ट्वीट भी कर रहे हैं, तमाम सवाल भी उठाया गया है, लेकिन सरकार जो बात कह रही है या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? इसके ऊपर मैं पहला कमेंट आपका चाहूंगा। बता दूं, सबसे पहले जो परिवार है इसके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं की सहानुभूति है। हम उनके दुख में उनके साथी हैं, क्योंकि जो दुख के साथी होती हैं वही जीवन के असली साथी होते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी। हेलो जी जी। ये जो घटना हुई है ये वास्तव में निंदनीय है और ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है। सरकार को इस बात को अंदाजा नहीं लगा पाई जिसके चक्कर में हमारे चलते हुए हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही थी और जिसके चलते हुए आज हमने एक बहुत सारा दिन देखा है जिसमें हमारे पुलिस के 8 लोग शहीद हो गए और परमात्मा जो है उन शहीदों के परिवार को इस दुखना जो हुआ ये घटना उसको देने की आपको हिम्मत है और उन सबको स्वर्गवासी में जन्नत में आला दर्जा दे। बिल्कुल ठीक है। सोहेल अंसारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल अंसारी जी, आपका भी पहला क्विक रिएक्शन में। ठीक है, सोहेल अंसारी जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर रवीश शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रवीश शुक्ला जी, देखिए जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है उसका तो जवाब आप दीजिएगा ही, लेकिन सवाल बार बार पुलिस को लेकर के और खासतौर से जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के उठ रहे हैं। कैसे देखा जाए और कहां चूक हो गई? कौन जिम्मेदार इतनी बड़ी घटना का? देखिए, ऐसा है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है और वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी, वो स्वयं चुनाव लड़ा। 3-4 गांव का प्रधान ही केवल चलाता है वो, और वो केवल पहले बसपा में रहा, बाद में समाजवादी पार्टी में है। बीजेपी से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। हाँ, ये जरूर है कि ये बड़ी दुखद घटना है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ प्रदेश के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, योगी सरकार, समाचार सुनाएगी, ये कभी भी किसी भी अपराधी को क्षमा करने वाली नहीं है। बस इतना कहना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रवीश शुक्ला जी, सब इतनी बड़ी घटना, ठीक है, अब उनके डीएनए में क्या है क्या नहीं है उसका जवाब तो समाजवादी पार्टी दे देगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना अगर हो जाए, पूर्व नियोजित तरीके से वहां पर एक अपराधी जो कि हिस्ट्री शीटर है वो इतनी भारी संख्या में हथियार और तमाम सारी चीजों की व्यवस्था कर ले जाए, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएं, तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, अब तो कार्रवाई आपको करनी है। इसके अलावा और क्या कहेंगे आप? लेकिन ये बताइए, हो कैसे गया? ये सवाल तो उठेंगे ही ना इसके ऊपर। देखिए, ऐसा है कि इसकी जांच होगी कि ये कैसे इतनी कम संख्या में लोग वहां पर गए। जब दबिश देने के लिए गए तो पूरी तैयारी से क्यों नहीं गए? इसकी जांच होगी ही। इसमें तो किसी तरह की कोई चूक, निश्चित चूक हुई है, ये बिल्कुल तय है। ये निश्चित रूप से इंटेलिजेंस फेल्योर मानने में कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को जब गई थी पुलिस, तो उससे पहले सारी स्थिति का आकलन करती है पुलिस। इतना बड़ा अधिकारी हमारा मारा गया, 2 दरोगा मारे गए, हमारा क्षेत्राधिकारी मारा गया, 4 सिपाही मारे गए। ये कोई माने निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये भारी चूक है। कहीं न कहीं हमारी जो पूर्वानुमान हम लगाते हैं उसमें चूक हुई है। इसको स्वीकार करने में किसी तरह की भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये चूक प्रशासन स्तर पर हुई, स्थानीय स्तर पर हुई। इसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य होंगे, जिसकी भी चूक दिखाई देगी, उसको पनिश किया जाएगा। और ये तय मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी और बसपा से सीधे कनेक्शन है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनको कुछ बोलना ही है, इसलिए बोलते हैं। इनके डीएनए में अपराध है। जितने अपराधी उत्तर प्रदेश के हैं, जो माफिया हैं,
जो पूरी तरह से हिस्ट्री सीकर हैं, वो सारे के सारे अगर जुड़े मिलेंगे, उनका कहीं कनेक्शन मिलेगा तो समाजवादी पार्टी से मिलेगा या बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इरफान सोलंकी जी जवाब दें। देखिए, सबसे पहले तो ये बात इनको माननी चाहिए कि अपराध किसके राज्य में हो रहा है, देश का मुखिया कौन है। आपके राज्य में हुआ संतोष, आप समझ लीजिए जिस समय आपके मुख्यमंत्री बने अखिलेश, तो जो मंत्री बनी थी वहां से, उनके साथ ये घूमता था, उनका दाहिना हाथ था। ठीक है, इरफान सोलंकी जी जवाब दें आप पहले इस बात का। और अभी आप कह रहे थे कि देखिए ये तो जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन फला फूला और आप लोगों के समय में ही वो इतना बाहुबली बन गया और आज इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ठीक है, जिम्मेदारी उनकी है, वो मान रहे हैं। डॉक्टर रवि शुक्ला जी तो इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, इरफान सोलंकी जी, डॉक्टर रवि शुक्ला जी कह रहे हैं, मान रहे हैं कि फेल्योर हो गया, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, उसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपराधी पैदा कैसे हो गया, पनप कैसे गया, ये सवाल आपके ऊपर भी रहेगा। अरे या तो फिर उनको बोलने दो, अब हम बोले तो उनको चुप तो करो। इरफान सोलंकी जी, मेरा कहने का मतलब है, जब आज से 3 साल पहले योगी जी ने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था या तो अपराधी जेल जाएंगे या तो प्रदेश छोड़ेंगे। 3 साल से उनकी नाक के नीचे अपराधी जिंदा है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि कितनी बड़ी घटना कर दी और आपका फेलियर है। ये तो एक लापरवाही का निशानी है कि उनको इतना अंदाजा ही नहीं कि हम किस अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर रवि शुक्ला जी जवाब दें। मैं जवाब दूं क्या? मैं देखिए, एक बात समझ लीजिए कि 2001 में संतोष की हत्या होती है, उससे पहले 2000 में हत्या होती है एक जो आप सब जानते हैं कि ताराचंद इंटर कॉलेज सहायक प्रबंधक थे, ताराचंद इंटर कॉलेज के सिद्धेश्वर पांडे जी, उनकी हत्या 2000 में होती है। फिर 2000 में ही जेल में रहते हुए रामबाबू यादव की हत्या करा देता है। फिर अपने परिवार के दिनेश दुबे की हत्या करने जब बनते हैं और अरुणा कोरी मंत्री बनती है, तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चुनाव में रहता है, और वो केवल चुनाव में नहीं रहता बल्कि उनके साथ रात दिन दौड़ता है, पूरे समय दौड़ता है, और दाहिना हाथ बन करके वो काम करता है। जितने भी उस क्षेत्र के काम होते हैं वो दाहिना हाथ बन करके करते हैं। क्या मतलब है इसका? और आज भी वो सपा में है, आज भी सपा का कार्यकर्ता है, आज भी। ठीक है, मैं इसका भी जवाब ले लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है दीपक सिंह जी आपका सबसे पहले तो इस चर्चा में। दीपक जी, जो कुछ हुआ इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं, और खासतौर से इस पर जो राजनीति हो रही है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो हिस्ट्री शीटर है उसका संबंध समाजवादी पार्टी से, उनके समय में यह फला फूला, अब गलती इनके समय में हुई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर खूब हो रहे हैं। आपका कमेंट मैं इसके ऊपर जरूर चाहूंगा। क्या अब उत्तर प्रदेश में अपराधी पार्टी घर देखे जाएंगे? मुख्यमंत्री जी अपने भाषण को भूल गए, सरकार उनके भाषण को भूल गई। ये बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, इन्होंने कहा था वो अपराधी या तो जेल में होंगे, जेल के बाहर होंगे, या तो प्रदेश के बाहर होंगे। तो अब ये सवाल है किस पार्टी का है, विषय ये नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब भी हालात ऐसे ही थे। तब भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, जंगल राज कायम हो गया है। तो अगर आज जंगल राज कायम है, जंगल राज है, क्या उसके लिए दोषी योगी सरकार है या नहीं है? कोई व्यक्ति किसी पार्टी का होगा, उसे अधिकार करने की छूट होगी, या उन्होंने अपने भापड़ छाव मांगनी चाहिए? इन्होंने जो बातें योगी जी ने कही थी कि अपराधी या तो जेल में होंगे या तो प्रदेश के बाहर होंगे, आज यहाँ लोग चिंतित हैं। वो लोग खुद सोच रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश रहने लायक मुफीद स्थान है या नहीं है, उत्तर प्रदेश में रहा जा सकता है या किसी प्रदेश बाहर के प्रदेश का रास्ता देखा जाए। तो हालात बद से बदतर है। फिर ये समझ में बात नहीं आ रही कि जो प्रदेश की सरकार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये बातें करती थी, सत्य बोलने की बात करती थी, तरह तरह के कानून व्यवस्था सुधारने की बात करती थी, अब ये बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षित कौन है? जनता सुरक्षित है नहीं, पुलिस सुरक्षित है नहीं, तो क्या ये माने कि अपराधी सुरक्षित है, बाकी कोई सुरक्षित ही नहीं है? ठीक है, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अरविंद चतुर्वेदी जी भी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, संपादक हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इसके ऊपर हो रहा है पूरे इस राजनीतिक संग्राम को? आयुष, देखिए, मैं तो रविंद्र शुक्ला से सवाल करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि रविंद्र शुक्ला जो है
बड़ी साफगोई से उन्होंने कहा है कि नहीं उसमें साजिश की बू आ रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं चाहता हूं आयुष की अगर सवाल हम रविंद्र शुक्ला से पूछें जो ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं इसमें साजिश है, क्यों नहीं पुलिस पूरी तैयारी के साथ गई, तो ये सवाल तो रविंद्र शुक्ला से बनता है। रविंद्र शुक्ला जी जवाब दें। देखिए, वर्तमान समय में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश यह जानता है कि योगी राज में जितने भी अपराधी हैं वो या तो प्रदेश से बाहर हो गए हैं या जेल में बंद हैं। उनकी स्थिति नहीं है। इस प्रकरण में चूक हुई है, कहीं न कहीं गलती हुई है, जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, और जिसके भी कनेक्शन जहां तक लिखे उन कनेक्शन पर को 60 आपराधिक मामला दर्ज है। आप अगर इसका इतिहास देखिए तो समय समय पे दूसरे नेता इसको संरक्षण देते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संरक्षण देते रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी उनकी पहचान की? क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि कौन लोग है वो, किसने इनको संरक्षण किया? और सब लोगों ने इसको अलग अलग इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि पूरे मामले में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है शुक्ला जी। और मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश इस सवाल को पूछ रहा है कि अभी तक उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, जवाब देना होगा आपको। देखिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या ये वक्त है, ये समय है? इस समय तो उस अपराधी को ढूंढकर उसको सफाई का काम करना चाहिए। आप इस समय ये प्रश्न पूछ रहे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये प्रश्न नहीं बनता है मान्यवर। अगर वास्तव में आप संवेदनशील हैं तो उन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ आप बात कर रहे हैं जिन पुलिस वालों ने शहादत दी है। चूक हुई है जी, बताइए। चूक हुई है, चूक। इस चूक किस स्तर पर हुई, ये जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक किसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए, ये समझने की जरूरत है। इस समय तो एकमात्र जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1, प्राथमिकता नंबर 1, वो ये है कि विकास दुबे को ढूंढकर और उसका साथ देने वालों को ढूंढकर उन्हें उसी तरीके से। इस समय ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब जो है पुलिस को आप कार्रवाई करिए। पुलिस की कार्रवाई होगी, चूक जहां हुई होगी, जिस स्तर पर हुई होगी, लेकिन जिनके डीएनए में अपराध है उनको भी उजागर करेंगे, ये तय मान लीजिए। और उसके संबंध सबको मालूम है, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है कि उसके वो सपा का कार्यकर्ता था, कौन नहीं जानता ये? पूरे देश भर की मीडिया चिल्ला रही कि नहीं चिल्ला रही? जिनके डीएनए में दिक्कतें होंगी जनता उसका जवाब देगी, लेकिन फिलहाल आपको जवाब देने की बारी है, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग शहीद हुए हैं, उनका परिवार चढ़ गया है। सवाल 1 करोड़ रुपए का नहीं है, सवाल इस बात का है कि 8 लोगों की, और आखिर ऐसी कौन सी चूक हो गई? आप देखिए कितने सारी हत्याएं हो गई, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? उन पुलिस वालों को क्या अभी तक आप लोग खोज पाए? क्या उन लोगों को आप खोज पाए जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था? कैसे पुलिस वहां बिना ये प्रशासनिक स्तर पर जो चूक हुई है उस पर कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल पूरी जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश को आश्वस्त सरकार की ओर से करना चाहता हूँ कि जिस स्तर पर चूक हुई होगी वो निश्चित रूप से चूक को सजा मिलेगी। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता जिस व्यक्ति ने 8 लोगों को मारा है, हमारे पुलिस कर्मियों को मारा है, उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ। और उन शहादत देने वालों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारी पूरी पुलिस उसका मनोबल न डाउन हो, उसका मनोबल को किसी तरह गिराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपसे भी निवेदन करूंगा कि अभी कार्रवाई की मांग उसके खिलाफ करिए, अभी आप कार्रवाई की मांग पुलिस के खिलाफ मत करिए। अगर वास्तव में आप संवेदनशील हैं, आपके मन में कहीं भी दया ममता है तो आप गर्व करिए। समय कोरोना समय में जो अधिकारी जिस समय कर रहे हैं उनको प्रणाम करने का मांग करता है। जिस पुलिस को लोग गालियां देते थे वो पुलिस ने क्या काम किया है आपके सामने। इसलिए जो इसमें दोषी होगा उसके विरोध में कार्रवाई होगी। ये सरकार की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश। चलिए एक कमेंट और ले लेते हैं। इरफान सोलंकी जी, आपके ऊपर बार बार आरोप लग रहे थे, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब दें जरा साथ में। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इन्होंने कहा था कि जो हमारी मंत्री जी थी, जो हमारे अखिलेश जी की सरकार में मंत्री अरुणा कोहली जी थी,
और इन्होंने कहा वो सपा के सदस्य हैं, तो मेहरबानी करके उनसे कहिए कि सपा की सदस्यता की रसीद दिखा दें। किसी के जांच करना और किसी इनके इस समय वर्तमान और पूर्व सांसद है, आपके बेटे पाठक जी के साथ खुद मौजूद है, तो क्या पाठक जी के रिश्तेदार है। चलिए, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ एमएलसी दीपक सिंह जी भी मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। दीपक सिंह जी, जो बात आप कह रहे थे उसका जवाब भी दे रहे हैं, बार बार यहां पर ये बात कही भी जा रही है रविंद्र शुक्ला की तरफ से। देखिए, कार्रवाई तो फिलहाल की ही जा रही है, क्यों लग रहा है कि जंगल राज है, वो तो बार बार इस बात को कह रहे हैं। दीपक सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक सिंह जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। रविंद्र शुक्ला जी, जवाब दें आप। मैं जवाब दे रहा हूं कि पूरा नेट पर उपलब्ध है, आपने स्वयं देखा होगा, पूरे देश की मीडिया चिल्ला रही है कि पहले वो बसपा में था, जिस समय उसने कई हत्याएं की, उसमें संतोष शुक्ला मेरे मित्र थे, राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त था, श्रम संविदा बोर्ड के वो चेयरमैन थे, और उनकी हत्या थाने में घुसकर की थी इसने। उस समय बसपा में कार्यकर्ता था वो। इसके बाद जैसे ही अखिलेश यादव आए, वैसे ही उनके साथ हो गया, और वहां पर जो अरुणा कोरी जी जीती थी बिल्लौर से, शायद बिल्लौर से जीती थी मेरी जानकारी के अनुसार, उनका ये दाहिना हाथ बना, और इसको पूरा संरक्षण सपा से मिलना शुरू हो गया। आज समझ लीजिए कम से कम 3-4 गांव में निर्विरोध प्रधान बनवाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ खड़े होने की। जिला पंचायत का चुनाव सभा से लड़ा है वो, उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की, अभी हमसे पूछ रहे थे कि आप दिखाइए जरा, देखिए इसको, ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये सपा के लोग देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए, उनकी पत्नी का ये विज्ञापन है, और उसमें मुलायम सिंह जी बने हुए हैं, और इसके बाद उसकी पत्नी का है, और ये देखिए अखिलेश यादव का, ये उसी का है, ये चुनाव के समय का है। आप कह रहे हैं आप हमको प्रमाण दे दीजिए, इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो नहीं सकता। और आप अगर जानना चाहते हैं तो दूध का दूध पानी है, कल परसों तक। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, देखिए इतनी सारी जानकारी आप लोगों के पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानकारी नहीं लग पाई कि इतना हथियार, इतना जखीरा, इतनी प्लानिंग, सब कुछ उसने कर लिया, और उसके बावजूद भी अभी तक वो आपकी हाथ से और आपकी गिरफ्त से बाहर है, इतनी जानकारी आप लोगों के पास होने के बावजूद भी। देखिए, ये मैं कहता हूं कि जब ये लोग गिरफ्तार करने के लिए गए, तो गिरफ्तारी के समय उसका आकलन जिस तरह करना चाहिए था, जिस तरह की योजना बनानी चाहिए थी, निश्चित रूप से उसमें चूक हुई है। लेकिन ये प्रशासनिक स्तर की चूक है, कोई सरकार नहीं कहती कि आप जाकर के उनको एक पूरे नियम बनाकर नहीं दिए जाते कि ऐसे जाओ, वो पहले से तय है। और किस तरह फील्ड में काम करना है, इसकी ट्रेनिंग होती है सारे अधिकारियों की, पुलिस के लोगों की, सिपाहियों की, उसके अनुसार उनको जाना चाहिए था। कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, जिसके कारण ये घटना घटी है। ये बड़ी भयावह घटना है, और ये वास्तव में कलंक है हम लोगों के ऊपर। निश्चित रूप से इस प्रशासनिक चूक की जांच होगी और कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर। ठीक है, इरफान सोलंकी जी। हेलो, इरफान सोलंकी जी, आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, इरफान सोलंकी जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जो आप सबूत मांग रहे थे, वो सबूत भी दिखा दिया उन्होंने। चलिए, इरफान सोलंकी जिससे हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे भी बातचीत करने के। लेकिन डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, फिलहाल जो बात हमारे संपादक की तरफ से भी उठाई गई थी, वो अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्रवाई तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर भी कुछ हो जाना चाहिए था ना, कुछ एक्शन, कुछ दिखना चाहिए था, क्योंकि बार बार आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चूक तो हो गई है। देखिए, जो स्थिति है आपको सबके सामने है। सारे देश की मीडिया इस समय पूरी तरह से ये दिखा रही है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। सारी मीडिया के सामने उसका चरित्र है। जहां तक सवाल ये है कि पूरी मुस्तैदी के साथ कानपुर का प्रशासन भी लगा है। आपको मालूम, सारे अधिकारी भी वहां गए हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी गए हैं, और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरी सरकार और पूरा प्रशासन जुट गया है कि उस अपराधी का निश्चित रूप से हम
जो हमारे जांबाज सिपाहियों को और अधिकारियों की जो मौत हुई है, निश्चित रूप से उसका बदला हम लेंगे और निश्चित रूप से उसको जो उसकी जगह है वहां तक पहुंचाएंगे। दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। दीपक सिंह जी, दीपक सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूं आपको। जी जी, दीपक सिंह जी, मैं चाहूंगा जवाब दें डॉक्टर रवि शुक्ला जी की बात का। देखिए, डॉक्टर रवि शुक्ला जी की आवाज का जवाब पूरा प्रदेश दे रहा है। जिस मुद्दे पर इन्होंने वापसी की थी, आज भी इनके भाषण विपक्ष जैसे हैं। सत्ता की न तो इसमें हनक है, न सत्ता का औरा है, न सत्ता का इकबाल है। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अपराध करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों है? अगर सत्ता बसपा सपा की अपराधियों को अपराध रोकने में अक्षम है तो इस्तीफा मोदी योगी जी क्यों नहीं दे देते हैं? ये बातें रटी रटाई चीजें कहना बंद करें। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम का कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर नक्सली मूवमेंट को छोड़ दें, किसी शहर करीब एक साथ इतने पुलिस कर्मियों ने शहादत पहली बार दी है, और तब दी है जब वो आदमी पुलिस को घात लगा के मारने की फिराक में बैठा था। इसका मतलब हो गया अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, अपराधियों में पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। तो अब मुझे लगता है ऐसी रटी रटाई भाषणें, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को कह रहे हैं कि आसपास के गांव में प्रधान निर्विरोध करा देता है, ये वो करवा लेता है, इतने मुकदमे हैं। अरे भाई, क्या करने के लिए बैठे हैं आप सत्ता में? क्यों खाली कोरा भाषण देंगे आप? कोरा भाषण खाली देंगे क्या आप? कोरा भाषण देने से देश नहीं चलेगा। कोरा भाषण के हो चुकी है। ये सरकार कार्रवाई करने के लिए होती है, सरकार एक्शन के लिए होती है, सरकार खाली भाषण करने के लिए नहीं होती है। भाषण विपक्ष से करिएगा, आप जनता अपराध का ग्राफ देख नीचे लीजिए। भेजेगी। आपके समय में क्या था, सपा के समय में क्या था, बसपा के समय में क्या था, स्थिति है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकरण में चूक हुई है। प्रशासनिक स्तर की चूक को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सारे अधिकारियों जनता के साथ, पुलिसकर्मी के परिवारों के साथ उन शहादत देने आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए, इतनी संवेदनशीलता, सारे लोग, सारे हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने, सारे परिवार को सांत्वना दी, और जो उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, सबके साथ सरकार खड़ी है, जो जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। और ये दिखा दिया कि तुरंत योगी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है बिना फोटोग्राफी के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना कैमरे के मूव नहीं करता है। मैं देख रहा हूँ इंडिया न्यूज चैनल पे, मुख्यमंत्री जी कैमरे के साथ मौजूद हैं। अरे भाई, हद हो गई। कमरे में बैठे हैं, सरकार, अरे दीपक सिंह जी, देखिए जाएंगे, इतनी बड़ी घटना हुई है तो कैमरा वहां पहले से ही मौजूद था। ऐसा नहीं कि कैमरा था इसलिए मुख्यमंत्री पहुंचे। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि वो बात तो उस बात को स्वीकार रहे ना कि चूक तो हुई है, कम से कम इस बात को ही वो स्वीकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, आयुष भाई, मूव नहीं करती है। कोई भी सरकार नहीं करती है, कोई भी नहीं करती है। ठीक है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मीडिया कहीं भी मौजूद होता है, मीडिया हर जगह रहता है, जहां कोई बड़ा घटनाक्रम होता है मीडिया वहां होता है। मुख्यमंत्री अगर नहीं जाते तब भी आप ये बात उठाते, तब भी आप ये कहते, तब भी आप ये कहते कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ठीक है दीपक सिंह जी, अगर नहीं पहुंचते मुख्यमंत्री तब भी आप ये बात कहते कि मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ठीक है, वो वहां पर गए, लेकिन हाँ, सत्ता इनकी है, जवाब इनको देना है, जवाब इनको देना है, ठीक बात है, लेकिन इस तरीके का सवाल ना उठाएं। देखिए, मदद की भी घोषणा हो गई और इसके अलावा उस परिवार के नौकरी की भी घोषणा हो गई। लेकिन डॉक्टर रवि शुक्ला जी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि अब सत्ता तो आपके हाथ में है ना। अगर आप ये जान रहे हैं कि 4 गांव में उसकी हनक चलती है, उसका फलानी पार्टी के साथ जो है उठना बैठना है, सब कुछ है, तो साहब सत्ता तो आपके हाथ में है ना। देखिए क्या है, क्यों नहीं कर पाए? इतनी बड़ी चूक, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएं, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि कलंक है आपके लिए, ये स्थितियां बनी क्योंकि आपके माथे पे एक कलंक लग गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उसके खिलाफ जब संतोष शुक्ला की हत्या का मुकदमा चला तो वो कोर्ट से बरी हुआ। क्यों बरी हुआ? क्योंकि एक भी व्यक्ति ने गवाही देने से मना कर दिया। वो तो भाजपा का कार्यकर्ता था, जिसको मारा था उसने भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि राज्य मंत्री का दर्जा होने के बाद भी
अगर गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, डर की वजह से, भय की वजह से, इसके बाद जब कोर्ट में केस चला, सरकार किसकी थी? जिसकी सरकार थी उसके समय में इतना आतंक उसका हो गया कि एक व्यक्ति भी गवाही देने नहीं गया और बाकी केसों में भी कोई गवाही देने नहीं गया। अब आप समझ लीजिए कि कितनी गिरावट आई है। डकैती में हमारे शासन में 60.94% की गिरावट आई है और लूट में 46.42 की गिरावट आई है। हत्या में 20.95 की गिरावट आई है। ये आंकड़े हैं डॉक्टर रमेश शुक्ला जी, आंकड़े अपनी तरफ, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत फिर अपनी तरफ हो जाती। इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, बताइए आपके समय में, और आप कह रहे हैं कि अपराधी आपसे खौफ खाते हैं, प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अभी भी आप लोग उस मुख्य आरोपी को नहीं गिरफ्तार कर पाए। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बावजूद भी मान रहे हैं कि आपसे चूक हुई है, मान रहे हैं आपके लिए कलंक है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के जा रहे होते, अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के जा रहे होते तो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत नहीं हो गई होती। देखिए, ये जो आंकड़े हमने बताए, ये आंकड़े इस बात को बताते हैं कि सपा शासन से 60% से अधिक ये डकैती में कमी आई है और 46.42% से लूट में कमी आई है और 20.95% ये हत्याओं में कमी आई है। ये क्या ये प्रमाण नहीं है कि हमारे शासनकाल में क्या स्थिति है? और जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो हो गई, ये भी आपके ही समय में हो गई ना, ये भी फिर जुड़ेगा आपके साथ। ये कैसे हो गई, कैसे को लेकर के सवाल है। प्रशासनिक चूक का परिणाम है, हम इसको स्वीकार करते हैं। जिसके कारण प्रशासनिक चूक हुई होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और जिसने ये घटना की है उस सबको निश्चित रूप से वो सजा मिलेगी जिससे आगे आने वाले समय में उदाहरण बन सके। दीपक जी, उदाहरण बन सके। दीपक जी, बिल्कुल ये तय बात। दीपक जी, दीपक सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दीपक जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है और खासतौर से उन तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट्स आप देख लीजिए जो सीधे तौर पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप तो अपनी इस भूल को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि जो बात बार बार मुख्यमंत्री कहते रहे कि हम यहां पर कानून का राज स्थापित करेंगे, दरअसल वो चीजें होती हुई ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही? और अगर ऐसा होता तो फिर 8 लोगों की शहादत कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। अगर ग्राउंड पर नजर नहीं आती तो इतना परसेंटेज सब चीजों का कम नहीं होता। ग्राउंड पर तो नजर आ रही, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रकरण में स्थानीय प्रशासन की गलती हुई है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार ने तो उन्हें खुली छूट दे रखी है कि कोई भी गुंडा हो वो समाज के लिए अगर अभिशाप बनता है तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाए, उसके परिणाम आए हैं। लेकिन ऐसी चूक कभी कभी गलती से स्थानीय प्रशासन के कारण होती है। स्थानीय प्रशासन के कारण ये गलती हुई है, निश्चित रूप से चूक हुई है, मैं उसको बार बार स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, लेकिन डॉक्टर रमेश शुक्ला जी, ये छोटी चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक है। और अगर वाकई में कोई मुखबिर बैठा हो पुलिस के अंदर जो कि पूरी मुखबिरी कर दे, क्योंकि पूरा प्लान तरीके से साफ तौर पे नजर आ रहा है, तो फिर तो आगे के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि आज एक है, कल 4 भी हो सकते हैं। 7 लोग 8 लोग बताइए शहादत कर चुके हैं। जिस स्तर पर भी कार्रवाई की जरूरत होगी उस स्तर पर कार्रवाई होगी और आप मान के चलिए कि हमारी सरकार इन चीजों को किसी भी तरह से छूट देने वाली नहीं है और विकास दुबे को जहां पहुंचना चाहिए, जो उसको दंड मिलना रमेश शुक्ला जी, चाहिए, लेकिन इस समय लोग भरोसा यही नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि अब तो 8 लोग की शहादत हो गई ना, इसलिए जनता भी जवाब चाह रही है कि आखिर कैसे हो गया। और सब लोग इस समय यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैंने बताया स्थानीय आप तो कहेंगे, आप तो कहेंगे और आपको करना भी चाहिए। प्रशासन और शासन सब आपके हाथ में है, करना आपको चाहिए। लेकिन चूक जो हो गई, 8 लोगों की जो जान चली गई, उसकी जिम्मेदारी भी आपके ही सर रहेगी। ठीक है, इरफान सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान जी, अगर आवाज मिल रही हो तो मैं चाहूंगा जवाब दें, क्योंकि बार बार नाम इसमें समाजवादी पार्टी का भी आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि देखिए इनके समय में हो गया, जंगल राज है, वो आपको कह रहे हैं। भाई मैं पूछ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी भाई ऐसा है, 2001 की जब घटना है, जब राजनाथ जी की सरकार थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जब इन्होंने हमारे साथी आदरणीय मंत्री शुक्ला जी ने जो बात बताई है, वो अपराधी दुबे जी ने जब घुस के थाने में हत्या करी थी, उस समय
बीजेपी का राज था, ठीक। और ये जो असल में क्या होता है कि योगी जी ने जैसे ही उंगली संवारी थी, उस समय उन्होंने यही कहा था या तो अपराधी जेल में जाएंगे या वो प्रदेश छोड़ देंगे। योगी जी अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अपराधी आज भी बेफिक्र होकर घूम रहे हैं और ये अपना करा दूसरों पे। अभी आपको याद होगा, एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, कानपुर में एक आदमी की खुलेआम हत्या हो जाती है, उसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, अभी तक कोई अपराधी पकड़े नहीं गए। ये है बीजेपी की नाकामी। रविंद्र शुक्ला जी जवाब दें। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, आप ये तो मैं कहीं आंकड़े तो छुपा के नहीं ले जा रहा हूं ना, आपके समय से 60.94% डकैतियों में कमी आई है, 40.42% लूट में कमी आई है, 20.95% हत्या में कमी आई है। लेकिन चक्कर क्या है कि आप अपराध को पालते हैं, अपराधियों को पालते हैं। और उस समय भी जो स्थानीय विधायक था, जिस समय हत्या हुई थी, स्थानीय विधायक ये बसपा का जीता था, उसका वो राइट हैंड था और उसी में झगड़ा 1996 में हुआ था, उसी का बदला उसने वहां लिया था। उस समय विधायक कौन था वहां? जो स्थानीय स्तर पर जो पार्टियां लोगों को बढ़ावा देती हैं, उसमें एक बसपा ने उसे पहले बढ़ावा दिया और जैसे ही सरकार बदली बसपा की गई, वैसे ही सीधा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। अपराधी को भाजपा में जगह अगर होती तो आज जब हमारी सरकार आई तो वो भाजपा में होता, लेकिन भाजपा में नहीं आया वो। अब बसपा गई तो सपा में आ गया और जब कभी बसपा आए तो उसमें चला जाएगा। ये गठबंधन अपराधियों का पूरी तरह से ये सपा और बसपा के साथ है, इस कारण से उसकी छाया में पलते बढ़ते फलते फूलते। ठीक है, उनकी छाया में फलते फूलते और बढ़ते हुए और आपके सत्ता में आते ही देखिए 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, बराबर से आप भी जिम्मेदार हो गए। फले फूले उनके समय में और पुलिसकर्मी शहीद आपके समय में हो गए। अब स्थानीय प्रशासन में भी जो चूक हुई, क्यों हो गई चूक, कैसे हो गई चूक? ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी चूक है। इसको क्यों ना फेलियर माना जाए? सिर्फ स्थानीय प्रशासन की वजह से भी चूक है तो आपके लिए भी फेलियर है ये बहुत बड़ा। मैं नकार नहीं रहा, हाँ, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा स्थानीय प्रशासन की चूक है। हमारा क्या काम है? हमने तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी गए, श्रद्धांजलि अर्पित की, सबको आर्थिक पैकेज दिया, इसके अतिरिक्त सबको नौकरी का आश्वासन दिया, सबको नौकरी दी जाएगी परिवार को। अब इन स्थितियों में अब दूसरा काम रह जाता है कि ये अपराधी को कैसे सजा दी जाए। निश्चित रूप से अपराधी को सजा मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत, चाहे कोई उसकी रक्षा करना चाहे, चाहे कोई भी हो। लेकिन डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, इतनी जानकारी और इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। क्या कर रहा है प्रशासन? निश्चित प्रशासन उसी में लगा हुआ है, पूरी सर्च चल रही है, कार्यवाही गोइंग ऑन है। कैसे माना जाए कि जय अपराधी के अंदर खौफ है आप लोगों का? अभी तक तो आप ढूंढ ही नहीं पाए उसको। 8 लोगों की शहादत हो गई है, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारी तमाम पहुंचे हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम कवायद के बाद भी नहीं हो पाई है, ट्रेस भी नहीं कर पाए कि कहां है। कितना इंतजार और करना पड़ेगा? थोड़ी प्रतीक्षा करिए, थोड़ी प्रतीक्षा। इरफान सोलंकी जी, इरफान सोलंकी जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, इरफान जी जवाब दीजिए। ऐसा है आयुष भाई कि आप बोलने नहीं दिया आपने हमें, जब इन्होंने कहा कि मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, इनके पास गलत आंकड़े हैं, जबकि ये मुकदमे FIR होने नहीं देते हैं, ये मुकदमे थानों में दर्ज नहीं होने देते हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन आदमी सुसाइड कर रहा है और न जाने कितने ऐसे अपराध हैं जो थानों में चिन्हित नहीं करे जाते। अपराधी जो है बेफिक्र होकर घूम रहा है और थानेदार, ये लापरवाही है सरकार की। अगर उन्होंने एक इतने बड़े अपराधी को पकड़ने भेजा था पुलिस की एक टीम को, तो उनके पास ऐसा जुगाड़, ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि यदि ये अपराधी आगे अगर कोई घटना करे, वो इनकार ही नहीं कर रहे हैं। वो तो पहले सवाल से इस बात को कह रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर चूक हुई है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है और उसकी वो जांच कर रहे हैं और जो दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। आदत को नहीं आप नाप सकते, वो बात सही है, वो सवाल मैं बार बार उनसे पूछ रहा हूँ। लेकिन अब जब हो गया, जो घटनाक्रम हो गया, उसके आगे क्या हो सकता है, उसी पर चर्चा हो सकती है। वो तो स्वीकार कर रहे हैं।
वो तो स्वीकार कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं वो तो इस बात को कि हाँ वो मान रहे हैं उनके ऊपर कलंक है, चर्चा करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कलंक है बहुत बड़ा ये। लेकिन जो तार आपके साथ जुड़ रहे हैं उसको भी वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि संरक्षण जब सारी राजनीतिक पार्टियां देती रहेंगी तो अपराधी इसी तरीके से बेखौफ होते रहेंगे। अरे मेरे चाहे आपका दौर हो या इनका दौर हो या किसी और पार्टी का दौर हो, संरक्षण राजनीतिक अगर प्राप्त होगा इस तरीके से इन तमाम बदमाशों को तो फिर ऐसे ही घटनाएं होंगी। इरफान सोलंकी जी। जी हेलो जी जी बात रखें। भाई, जब ये अपराधी 2001 में अपराधी बना तो उस समय सरकार तो राजनाथ जी की थी। अगर वो चाहते तो वहीं पे इस अपराधी का सर कुचल देते और अपराधी को वही खत्म कर देते। ठीक है, पर आपने ऐसा नहीं करा और हमारी सरकार में ये कोई सदस्य नहीं है, ये आप जान लीजिए। डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, डॉक्टर रवीन शुक्ला जी। उस समय इसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। इसके बाद कोर्ट ने उसको बरी किया। इससे पहले जो हत्याएं कर चुका है वो किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में हुई जरा बताइए आप। और इसके बाद उसने जो गुंडई की वो किसके शासनकाल में हुई? आप सपा देखे, वो बसपा से सपा में आया, बसपा के शासनकाल में उसने गुंडई की और सपा के शासनकाल में गुंडई की। उसी समय उसने जो है उसको हमारी सरकार ने पकड़ के जेल में भेजा। लेकिन कोर्ट ने अगर छोड़ा, कोर्ट थोड़ी सरकार कुछ करने जाएगी। एक भी आप समझ लीजिए उसके खिलाफ इतना आतंक हो गया था कि उसके खिलाफ को गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। उससे डरते हैं लोग। और इस स्थिति में देखिए इधर उसको कंट्रोल करके रखा, इतने वर्षों में उसने कोई हत्या नहीं की, कोई नहीं किया। अभी उसके ऊपर जैसे ही कसा गया शिकंजा। डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई ना। आप कह रहे हैं कि आपने कंट्रोल करके रखा और उसको जितने दिन आपने कंट्रोल किया उससे ज्यादा उसने उसका बदला ले लिया। 8 जवानों की शहादत हो गई, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने मान लिया आपकी गलती हो गई, आपने मान लिया कि इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। लेकिन जो 8 लोगों की शहादत हो गई इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जो 8 लोग शहीद हो गए उनका जो परिवार है वो जो सारी दुख दर्द से गुजर रहा है उसके लिए कौन जवाबदेही तय करेगा? शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये अध्याय बंद होगा, ये देख लीजिएगा आप, ये अध्याय बंद हो जाएगा। नहीं डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, लेकिन मुझे बताइए, आप तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं ना, आपको तो पता है ना कि शासन के अंदर कैसे काम होता है। इतना बड़ा चूक हो जाना, इतनी बड़ी चूक हो जाना जिसके बारे में पता हो, इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, कैसे हो जाएगा? और अगर हो जा रहा है तो फिर ये माना जाए कि ऊपर से जो आदेश दिए जाते हैं वो नीचे तक जाते जाते कैसे हो जाते हैं? मेरे घर पर 250 सपा के लोगों ने बंदूकों और राइफलों से लैस होकर आक्रमण किया था। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लाल सेना बना करके लोगों को लूटा गया। क्या वो सपा का दौर भूल गए लोग? और जिस दिन इनकी सरकार थी उस दिन भी डॉक्टर रवीन शुक्ला जी, देखिए उनसे बेहतर चाहती थी प्रदेश की जनता, इनसे बेहतर स्थिति चाहती थी प्रदेश की जनता, इसलिए आपको सत्ता में बिठा दिया, इसलिए आपको सत्ता में बिठा दिया, इसीलिए आप सत्ता में आए क्योंकि आपने कहा कि इस समय जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। लेकिन अगर वैसी ही स्थितियां दोबारा से बनने लग जाएं तो आप में समाजवादी पार्टी में क्या फर्क रह गया? और आज उनके ऊपर आरोप लगाने से क्या होगा? आज उनके ऊपर आरोप लगाने से क्या होगा? आज तो आपके समय में ये स्थितियां हुई है ना, ये आपके समय में हुआ, इतनी बड़ी घटना आपके समय में हुई, समाजवादी पार्टी के समय में तो नहीं हुई। हमारे शासनकाल में गुंडों को कोई जगह नहीं है। इसी कारण से मैंने आंकड़े गिनाए आपको, जो डेट पर पड़े हुए हैं, जो अधिकृत हैं, और हमने सब चीजों में कमी की है। अपराधों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में योगी राज को सारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेश के भी लोग कह रहे हैं योगी हमें दे दो। ये इस बात का प्रमाण है कि योगी ने वो करके दिखा दिया। ठीक है इरफान सोलंकी जी, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं करके दिखा पाया। इरफान सोलंकी जी जी बोलिए। डॉक्टर रवीन शुक्ला जी की बात का जवाब दें। देखिए जनाब, ऐसा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, पूरी दुनिया कह रही योगी हमें दे दीजिए। किसी भी अखबार में छपी हो तो आपके चैनल के द्वारा पूरी दुनिया को दिखा दें। पूरी दुनिया तो कह रही है ऐसा मुख्यमंत्री कहीं देखा ही नहीं जिसको अपराध से पकड़ ही नहीं है। और आप जान लीजिए, जो ये कह रहे हैं कि अपराधी के दुबे जी पकड़े गए थे, दुबे जी पकड़े गए की पुलिस ने कोर्ट में सबूत पेश करने के कारण दुबे जी रिहा हुए कि इनकी सरकार को संरक्षण देती है, इनकी सरकार जब आई है। दुबे जी जैसे अपराधी इस दुनिया आगे हैं और उन्होंने अपराध को
अपनी जामा बनाया है। ठीक है डॉक्टर रवि शुक्ला जी, बस आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं, ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपके माथे के ऊपर ये कलंक है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तारी की पकड़ से दूर है। कितना इंतजार अभी और करना होगा? फिर दोहराता हूं, जहां चूक हुई है, किस स्तर पर चूक हुई है, निश्चित कार्रवाई होगी। दूसरी बात, शहीदों के प्रति हमारी संवेदनशीलता का प्रमाण है कि हमारे मुख्यमंत्री तत्काल पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और सबको आर्थिक जो सहयोग देना था वो दिया। घर के एक एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन दिया। यद्यपि उनका जीवन वापस नहीं आ सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा उदाहरण योगी जी बनाएंगे, हमारी सरकार बनाएगी कि आने वाली पीढ़ियां जो अपराधियों की है वो कांपेंगी। आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको कहता हूं, ये अध्याय सदा सदा के लिए बंद होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। डॉक्टर रवि शुक्ला जी, आपका बहुत शुक्रिया, और इरफान सोलंकी जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि अब देखना यह है कि अब इस पर आगे कार्रवाई फिलहाल क्या की जाती है, लेकिन इन सब के बीच में यह बात भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके आगे अब इस पर जो कार्रवाई है वो कैसे होती है, और जो मुख्य आरोपी है उसको किस प्रकार से और कब तक गिरफ्तार किया जाता है, यह सवाल अभी भी बरकरार है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।